सो बेसिकली ये जो क्यूटी सेक्शन बनाया गया था, ठीक है, बहुत ही क्लियर एजेंडा के साथ बनाया गया था। वन वॉज टू रिवाइज द मेन कंसेप्ट। पहला केसलेट था जहाँ पे आप लोग का जितनी चीजें पढ़ाई हैं आपको, और आपको बोला है कि अगर सब कुछ सही रहा, मतलब वैसा ही पेपर पैटर्न आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पहले केसलेट जैसा ही पूरा पैटर्न होगा, जहाँ पर आपको परसेंटेजेस, रेशियोज और अर्थ एवरेजेस के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन टू गिव द फर्स्ट केसलेट। द सेकंड केसलेट इसलिए दिया गया था ताकि आपको, अगर जैसा एक एबनॉर्मल सिचुएशन आई थी वेयर पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन ही भरा हुआ था, ठीक है, तो अगर वैसा केसलेट आता है तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल। एटलीस्ट यू शुड बी रेडी विद द वे टू थिंक, है ना। एंड जो बेसिक फॉर्मुलेज है, हाँ, क्लैट 2020 में ऐसा हुआ था कि मेंस्ट्रुएशन पूरा आ गया था, ठीक है। और अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको क्लैट की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लियर करनी है, अच्छे स्कोर्स के साथ क्रैक करनी है, तो उसका सीधा सीधा लॉजिक है कि आपको स्केलेटन बनाना आना चाहिए, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन वाज ओनली अबाउट द स्केलेटन, ठीक है। अगर आपने स्केलेटन बना लिया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उसके आगे कोई मेहनत नहीं करनी थी आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। और हुआ कितने लोगों से फर्स्ट के स्लेट, पहले ये बता दो। हाँ, मेंसुरेशन भी करवाएंगे बेटा। अंशुमन अंशुमन से हुआ था, और किसी से हुआ? किसी से नहीं हुआ? सो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया हूँ। सॉल्व किया बट गलत था। सब 5 क्वेश्चन किए थे, 3 सही थे, 2 गलत थे। ये आप बता रहे हो ट्राई फर्स्ट किया था केसलेट के भैया। बारे में या सेकंड केसलेट मिला के? फर्स्ट फर्स्ट केसलेट। केस। फर्स्ट केसलेट, सेकंड वाला तो किया ही नहीं था। अच्छा। और पहुंच नहीं पाए दैट इज सेकेंडरी, लेकिन अभी जब आपका पेपर खत्म हो गया उसका, डिड यू एनालाइज योरसेल्फ? बिकॉज एनालिसिस, मतलब वन रीजन ऑफ कीपिंग द सेशन वन डे आफ्टर वाज दिस ओनली कि आपने बाकी सब तो पढ़ा हुआ था, ठीक है, जितने भी सेशंस कल हुए थे वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम आप एक बार फ्री टाइम में, मतलब विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन के साथ में, आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई किया। कितने लोगों ने ट्राई किया? बस दो तीन चार लोगों ने? ओके। अब हुआ? उसके बाद हो गया? उसके बाद भी नहीं हुआ? ओके, तो चलिए, तो रचयिता के साथ में डिस्कशन शुरू करते हैं ऐसे केसलेट का, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सख्त, कौन सी घटनाओं पे, एक्चुअल घटनाओं पे आधारित है ये तो, ठीक है। तो दिस इज दिवाली पे आप फ्लेम्स क्लैड में हम लोग ने एक सेलिब्रेशन करा था, जहाँ पे 3 एक्टिविटीज हुई थी आप लोग के लिए, ठीक है। उसी का क्वेश्चन बना दिया, फिर भी आप लोग बोलो नहीं आया समझ में, ठीक है। तो उसमें पहले मैं स्केलेटन बनाना कैसे है पहले वो समझा देता हूँ, फिर वैल्यूज फिल इन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑन दिस पर्टिकुलर डे 3 कॉम्पिटिशन्स हुए, जहाँ पे बेस्ट रंगोली था, बेस्ट ड्रेस था एंड बेस्ट फोटोग्राफी था, इन विच द होल स्टूडेंट एंड द मेंटर टीम पार्टिसिपेटेड, मतलब सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो अगर हम स्टूडेंट हो या मेंटर हो, दोनों के दोनों दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, फिर उसके बाद इन द बॉय एंड द गर्ल कैटेगरी, ठीक है, बॉय एंड द गर्ल कैटेगरी, है ना। बॉय भी नहीं, बॉयज, क्योंकि काफी सारे होंगे, है ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। There were 3 judges who scored each student who applied and 3 separate judges who judged, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, 3 जजेस थे फॉर द स्टूडेंट्स एंड 3 जजेस थे फॉर द, हु जज के आगे कुछ होना चाहिए था, हु जज बेसिकली द मेंटर्स, है ना। एवरेज मार्क्स गिवन टू द बॉयज मेंटर्स sequentially by the 3 judges, these are name of the 3 judges, ठीक है।
ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली फॉर द थ्री एक्टिविटीज दिस इज दिस, ठीक है, एंड दे वर ऑल प्राइम नंबर। सो बेसिकली हमें स्केड्यूल बनाना कैसे था, हमें पहले तो इस तरीके से मेंटर्स के लिए, है ना, इस तरीके से हमें मेंटर्स के लिए नाम रख दिए हम लोग ने, अक्कू, सोना एंड मोना आर द नेम ऑफ द मेंटर्स। ठीक है, फिर हम लोग ने कंपटीशन रखा जहाँ पे रंगोली में बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग होंगे, ड्रेस में बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग होंगे, एंड फोटोग्राफी में भी बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग होंगे। और यहाँ पे जो आएगा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे आप लोग ने जो वैल्यूज बोली हैं वो क्या बोली है बेटा, द एवरेज मार्क्स, द वर्ड यूज हियर इज एवरेज मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि जितने बॉयज हैं उन सभी बॉयज के अलग अलग मार्क्स आपको लिखने की जरूरत है। ऑल यू नीड टू नो इज द एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी मार्क्स आएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे क्या होने वाले हैं, एवरेज मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, और एक एक करके अब डेटा जैसे हम लोग भरना चाह रहे हैं तो हम लोग उसमें भी आ जाते हैं। उसने क्या बोला, यहीं पे नोट कर ले। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो क्वेश्चन है। एक मिनट, काम करता हूँ मैं क्वेश्चन भी अलॉन्ग साइड कर देता हूँ ताकि हम लोग को उसमें आसानी हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे उसने क्या बोला बेटा, दिस है कि द एवरेज मार्क्स, यहां तक आपको क्या करना था, इतना पढ़ के जितना अभी तक मैंने पढ़ा है या अंडरलाइन इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में रखा है, उतने तक आपका स्केलेटन बन जाना चाहिए था। ठीक है, स्केलेटन बनने के बाद उसने बोला कि जो एवरेज मार्क्स गिवन टू द बॉयज मेंटर्स, तो ये पहला डेटा जो है वो मेंटर्स के बारे में है। तो हम लोग इस वाले डेटा, इस वाले चार्ट को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जो बॉयज मेंटर्स थे, जिनको तीनों लोग अक्कू, सोना और मोना ने जैसे जैसे स्कोर किया, ठीक है, फॉर द थ्री एक्टिविटीज दिस इज दिस, है ना, और उसमें भी सिर्फ बॉयज को स्कोर किया, सिर्फ बॉयज की वैल्यूज गिवन है। तो बॉयज के कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, या कितने हमारे पास जगह है फिल करने के लिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो बेसिकली 9 हमारे पास जगह है, ठीक है, जहां पे हमें फिल करना है। और उसने बोला है कि दे ऑल वर द प्राइम नंबर्स लेस देन 25। सो लेस देन 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। These are all the prime numbers. And how many prime numbers are there? 3 4 5 6 7 8 and 9। 9 ही प्राइम नंबर है, 9 ही हमारे पास प्लेसेस है। ठीक है, और ये लाइन अभी तक आपने जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखते हो जो वर्ड यूज होता है दैट इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, है ना। हमने नॉट हटा दिया, हम बोला नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब उसमें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पिक एंड चूज करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको इसी ऑर्डर में है। तो आपको क्या करना था, सिंपली यहाँ पे 2 3 5 बॉयज की वैल्यूज है, क्योंकि 7 11 13 17 19 एंड 23, इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट कर देनी थी। वैल्यूज पुट करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना था आपको। ठीक है, और ये पहला पार्ट फिर भर भी गया आपका। सिमिलरली एवरेज मार्क्स अवॉर्डेड टू द फीमेल मेंटर्स सीक्वेंशली बाय द थ्री जजेस respectively for the three activities Rangoli and this is are an arithmetic progression with a common difference of +3। ठीक है, अब एवरेज के सबसे पहले क्या रूल्स पढ़ाए थे बेटा बेटा आप लोग को, भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वही कॉमन डिफरेंस वाला। जब एवरेज पढ़ाया था तो एवरेज की सबसे पहला पेज ये था, दिस वॉज द फर्स्ट पेज ऑफ एवरेजेस। ठीक है, जितने भी रूल्स बताए थे। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एवरेज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो वो मिडिल वैल्यू होती है, और एवरेज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसकी वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, तो अगर बेटा 9 वैल्यूज लिखी गई है, इफ 9 वैल्यूज आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू,
तो इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? ये इसकी मिडिल वैल्यू होगी, है ना? उसका कहना है कि भैया जो मिडिल वैल्यू है ना वो 16 है। जो मिडिल वैल्यू है वो आपको बता रहा है कि वो 16 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? प्लस का 3 है ना? तो इसका मतलब इसका अगला टर्म निकालने के लिए आपको +3 करना है तो 19 हो जाएगा, +3 करना है तो 22 हो जाएगा, +3 करना है तो 25 हो जाएगा, +3 करना है तो 28 हो जाएगा। इसके पहले वाले टर्म्स पता करने हैं तो ये 13 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बताओ कितना डिफिकल्ट था? ये लिटरली पहला पेज है एवरेज के चैप्टर का, सबने पढ़ा है। अगर टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो मिडिल वैल्यू इज माय एवरेज, है ना? तो मिडिल वैल्यू अगर एवरेज है खुद, ठीक है, तो उससे पहले वाले टर्म्स निकालने के लिए -3 -3 -3 करते जाओ, उसके पहले अगले वाले टर्म्स निकालने के लिए +3 +3 +3 करते जाओ, आंसर्स आते जाएंगे आपके। कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो भाई, हमें ये याद नहीं रहा कि ऐसा सर ने पढ़ाया था, ठीक है, तो क्या करना चाहिए था बेटा? तो भी हमें ये तो पता ही होना चाहिए था ना कि a+d a+2d a+d भी क्या, d की वैल्यू तो गिवन है हमें, है ना? या चलो वो भी लिख लेते हैं अभी के लिए। a+2d एंड सो ऑन अप टिल a+n-1 into d इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, एंड सो ऑन अप टिल nth टर्म होता है, ठीक है। सो nth टर्म तक these are the terms of an arithmetic progression, yes or no? ठीक है। इसमें से क्या बोल दिया आपको बेटा कि जो मिडिल टर्म है, ठीक है, average of the average marks, average of the average marks obtained by the girls being this much। तो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स का ही फॉर्मूला पता है कि व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, है ना? तो सम ऑफ एन टर्म्स अपॉन n क्या हो जाएगा? n को यहां ले जाएंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड एवरेज, एंड दैट वुड बी फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म अपॉन 2 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी माय एवरेज। एंड व्हाट इज एवरेज? 16, है ना? तो फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की जगह लिख दो a, लास्ट टर्म की जगह लिख दो a+n-1 into d विच इज 3 इज इक्वल्स टू 32 होगा, 2 इधर ले गए, है ना? और n की जगह पे भी हम 9 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 9 टर्म है। ये जो प्लेसेस फिल करनी है वो 9 ही तो प्लेसेस है, ठीक है। सो 2a प्लस 9 1 1 8 8 into 3 24 इज इक्वल्स टू 32। तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 8, और a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म 4 आ जाएगा, अगला टर्म 4 + 3 7, अगला टर्म 10, अगला टर्म 13, एंड सो ऑन 16 एंड सो ऑन, आपके टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, एवरेज ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड वो 16, ठीक है। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो हमारा 16 होगा। मिडिल टर्म मतलब पांचवा टर्म, और सीक्वेंशियली उसी ऑर्डर में है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो 16 यहाँ पे आना चाहिए, द मिडिल टर्म, है ना? तो उसके पहले वाला टर्म 13, उसका अगला वाला टर्म 19, और पहले वाला टर्म 10, 7 और 4, अगला वाला टर्म 22, 25, 28। So these are the terms of an arithmetic progression. इसमें कोई डाउट? ठीक है। अगला वाला पार्ट will be obviously about the students who participated, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए हम लोग कैसे अप्रोच लगाएंगे?
the average of the marks awarded to the students by the three judges. So these are the three judges we know of, Somu, Anand and Suryansh, respectively for the three activities. वापस वही activities है. In such a manner that if the mentor received an even number of marks in which category beta? Best category. तो best category में कितने marks मिले बेटा? These are all the marks which are awarded in the best dress category. इनमें से कितने numbers even है? Only one number 16 is even. तो अगर वो number even है तो उसके लिए क्या करना होता है? Will be the square root of the corresponding position in the students category. तो उसका हमें क्या कर देना है बेटा? सिर्फ प्योरली आपको स्क्वायर रूट कर देना है. तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4. और 4 कहाँ लिखना है? क्योंकि जो 16 है वो ड्रेस गर्ल्स बाय सोना है, तो यहां पे भी ड्रेस गर्ल्स बाय सोना सिबलिंग होगा. मेक सेंस? ठीक है. इफ इट इज ऑड, बाकी सारे नंबर्स तो ऑड ही है, ठीक है, देन द मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट ड्रेस कैटेगरी विल बी 3 less -3, 3 less than the double the average marks. So जितने भी एवरेज मार्क्स होंगे, लेट द एवरेज मार्क्स बी ए, तो सभी जगहों पे, इस पूरे पोर्शन की सभी जगहों पे आपको जो भी ऊपर वाली वैल्यू है करस्पॉन्डिंग, उसमें उसका डबल करके -3 करना है. ठीक है. तो उसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 7 का डबल करो 14, 14 में 3 माइनस करो 11, 11 का डबल करो 22, 22 में से 3 माइनस करो 19, 13 का डबल करो 26, 26 में से 3 माइनस करो 23. यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो ये भी 23 ही हो जाएगा. ये तो ऑलरेडी 4 हो चुका है बिकॉज इवन है, तो इवन का स्क्वायर रूट करना था. 19 का डबल हो जाएगा 38, 38 में से 3 कम 35 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. फॉर द रिमेनिंग कैटेगरीज, तो अब उसने ये भी नहीं बोला कि भैया हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कुछ फॉर्मूला लगाना है. फॉर बाकी सारी कैटेगरी करना क्या है? It will be 4 more than the marks obtained in the corresponding category. मतलब जो भी यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है उससे 4 ज्यादा कर दो. तो 2 + 4 6, 3 + 4 7, 5 + 4 9, 4 + 4 8, 7 + 4 11, 10 + 4 14, 17 + 4 21, 19 + 4 23, 23 + 4 27, 22 + 4 26, 25 + 4 29, 28 + 4 32. बताओ जी कितना डिफिकल्ट था क्वेश्चन? कौन से यहाँ पे आपको रॉकेट साइंस का स्क्वायरिंग करवा दी, क्यूबिंग करवा दी, कौन से ऐसे हाई लेवल फॉर्मुलेज अप्लाई कर रहे हैं अपन ने जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे? बताइए. इज इट अंडरस्टूड बेटा? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड. भैया इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो थी. मतलब क्या थी? मतलब जैसे वहां पे स्टार्टिंग में बोलते हैं देयर वर 3 जजेस हु स्कोर्ड इन ईच स्टूडेंट हु अप्लाइड एंड 3 सेपरेट जजेस हु जज. यहीं पे ही समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है. नहीं, तो ये वाली गलतियां तो आपको मिलेंगी, एक्चुअल क्लैट में भी मिलेंगी. ठीक है. सो जब उसने ये बोल दिया बेटा, in which the whole student and mentor team participated with a separate category for boys and girls. There were 3 judges who scored each student who applied and 3 separate judges. तो ये तो जजेस हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो ही गए ना. बाकी 3 सेपरेट जजेस किसके लिए? अब इवन तो यहाँ पे ये गलती उनकी है कि भैया अपन ने, मतलब उनकी क्या, मेरी है, ठीक है, कि उन्होंने हु जज के बाद में उन्होंने ये नहीं लिखा कि इट इज अबाउट ईच मेंटर. ठीक है, बट आगे तो एक्सप्लेन करी थी ना उस बात को. हाँ भैया, लेकिन वैसे तो हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक ही केसलेट में हो जाता है, भले उसमें फॉर्मूलाज वगैरह लगाने पड़ते हैं. यहाँ 2 अलग अलग बनी थी तो थोड़ा प्रॉब्लम आया था. नहीं तो आप ये वाला टोटल कि लाइन मत लगाओ, इसको भी एक ही लाइन में कर देते आप बस. हाँ, इसमें आपके रोज ज्यादा बढ़ जाती. हाँ, तो 3 3 जजेस दोनों अलग अलग हो गए ना, तो उससे And थोड़ा सा कंफ्यूजन हो what गया did I था. teach you? स्केलेटन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है. आपने स्केलेटन बना लिया. अगर
जो पिछले पैटर्न उठा के देख लो क्लैट के, बहुत प्रॉपरली स्टडी करने के बाद ऐसा ही क्वेश्चन रखा है मैंने, जो सिंपल भी हो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन पार्ट, बट डिफिकल्ट हो ऑन द पार्ट ऑफ मेकिंग द स्केलेटन। ठीक है, एंड आई थॉट कि मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया है कि स्केलेटन कैसे बनाते हैं कि आपका बनना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। अभी भी आप लोग अगर उन लोगों से बिल्कुल नहीं बना होगा जिन लोगों ने क्वेश्चन देखते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब कुछ होने वाला है, अब कोई दिव्य ज्योति हमारे पीछे से आएगी और हमें बताएगी कि ये स्केलेटन आप भर दो। कोई दिव्य ज्योति नहीं आने वाली आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको खुद ही बनाना है। खुद बना लोगे तो क्रैक कर लोगे। ठीक है, नहीं बना पाओगे या सिर्फ देखते रहोगे क्वेश्चन को तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ अनुष्का आप पूछो। सर ये 2a-3 में हम a की वैल्यू 2 और 3 ये कैसे डाल रहे हैं, मतलब ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। नहीं, उसने ये बोला ना बेटा कि अगर वो ऑड होगा देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड, इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी का मतलब मैंने क्या बताया, विल बी बिकम्स इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब इक्वल टू का साइन, 3 लेस, 3 लेस, 3 का मतलब 3 और लेस का मतलब माइनस का साइन, लेस देन द डबल द एवरेज मार्क्स, डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज मार्क्स, मतलब ये इस तरीके से फॉर्मूला लिखना पढ़ाया मैंने आपको। समझ में आया बेटा सर सभी को? यस सर, ये फॉर्मूला लिखना समझ में आ गया, मतलब वैल्यूज कैसे पुट कर रहे हैं, मतलब एवरेज, मतलब 2 के प्लेस में 9, a के प्लेस में 19 कैसे पुट कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। इसके आगे देखो, इन 2 लेस देन डबल द एवरेज मार्क्स बाय द स्टूडेंट इन के बाद में क्या लिखा है, इन द सेम कैटेगरी बाय द जज हु इज द सिबलिंग ऑफ द मेंटर जज, मतलब करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग वाला खेल है। ठीक है, कि अक्कू का जो सिबलिंग होगा, ठीक है, उसने वो उतने ही नंबर देगा जितने इसने दिए, उससे +4, इतने दिए इस 4 का ही +4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात हो रही होगी तो अगर ये 7 है तो करस्पॉन्डिंग वाला उसी का उसी से रेटेड होगा। तो 7 है तो 7 का डबल -3, यही करना है आपको। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, सो दिस वाज द स्केलेटन। अब हमें बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जल्दी से बता दो क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल ऑफ द एवरेज मार्क्स बाय द गर्ल मेंटर्स? इसमें भी क्या मेथड अप्लाई कर रहे हो वो बता दो। डिफरेंस है कि आप कैसे करते हो और करना कैसे चाहिए था। तो कितने लोगों ने एवरेज मार्क्स ऑफ बाय ऑल द गर्ल मेंटर्स का कितने लोगों ने 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28 किया, और कितने लोगों ने इसको 16 × 9 किया? बेटा एवरेज इज व्हाट, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉमन सेंस की बात, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना होगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होगा। एवरेज 16 क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ टर्म्स 9 थे। ये कॉमन सेंस में चेक करना चाहता था कि आपके में है या नहीं है, और यही जब एग्जामिनेशन में चेक होगी तो उसी पे डिपेंडेंसी आएगी कि आप उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करते हो या उस क्वेश्चन को आप 1 मिनट या 1.5 मिनट लेते हो। एडिशन करने में जो भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, एंड व्हाट एवर यू डिड वो तो बेसिक है ही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इंस्टेंसेस द मार्क्स ऑब्टेन आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब ये मेरी भलाई है कि मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन 4 नहीं किया था, क्योंकि सबसे पहले एक बहुत लोगों का आंसर 4 ही आया होगा, आया था। ये तो हमें पता है ना क्या क्या गलतियां करते हो आप लोग। ठीक है, ये मेरी भलाई है कि मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, गैप दे दो। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो सही हो जाए, कम से कम
खुद ही को रियलाइजेशन उसी समय एग्जामिनेशन में होना चाहिए कि अरे हमने ये 9 तो छोड़ ही दिया, है ना, या ये 4 तो छोड़ ही दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये वो 5 वैल्यूज थी जो परफेक्ट स्क्वायर थी, और पूरे में बस आपको काउंटिंग करना था। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बॉयज students in the photography are 12 and the girl students are 15, ठीक है, तो फोटोग्राफी की बात हो रही है एंड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो कौन सा वाला चार्ट को देखना है, हमें नीचे वाले चार्ट को देखना है। ठीक है, फोटोग्राफी में 12 और 15 है। ठीक है, तो सोमू मतलब ये फर्स्ट वाले गाय ने, ठीक है, फोटोग्राफी में यहाँ और यहाँ जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको उठाना है हमें, और यहाँ और यहाँ क्या वैल्यूज लिखी है, 21 और 26, ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे से नहीं पढ़ा होगा उन लोगों ने किया होगा 12 इंटू 21 प्लस 15 इंटू 26 अपॉन 12 प्लस 15, सॉल्व पूरा पूरा और आंसर निकाला होगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे से अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने सॉल्व किया होगा 21 से कुछ ना कुछ ज्यादा है। ठीक है, 21 से कुछ ना कुछ ज्यादा है। 21 से कितना ज्यादा है, 26। 21 से 21 तो जीरो डेविएशन, 21 से 26 क्या है, कितना ज्यादा है बेटा, 5 ज्यादा है। ये 5 ज्यादा जो है वो कितनी वैल्यूज में है, 15 वैल्यूज में है ना। जो 5 ज्यादा है 15 वैल्यूज में, वो ओवरऑल 15 प्लस 12 27 वैल्यूज में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर देते, सो 3 5s and 3 9s, so that would become 21 plus 25 upon 9, so it would become 2 whole, है ना, तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23, 2 होल 7 अपॉन 9। अब 23 पॉइंट के साथ में एक ही ऑप्शन है तो वो चेक भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, तो है ना। और अगर सिर्फ एक्ट ऑफ बैलेंसिंग तक ही आप लोग ने मेरे से पढ़ा है तो आप लोग कैसे करते कि भैया ये 27 है, 27 का एवरेज कुछ ना कुछ होगा, और पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हो जाएगा 3 4s 3 5s एंड 3 9s। ठीक है, तो ये जो भी एवरेज होगा वो क्या होगा, वो 21 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, 21 से कितना ज्यादा होगा, 21 से जो डेविएशन है वो है 0 का, है ना, और 0 डेविएशन आया 4 वैल्यूज में, और 21 का 26 से डेविएशन है प्लस के 5 का, और वो आया 5 वैल्यूज में। तो ओवरऑल डेविएशन जो है वो बेटा 25 वैल्यूज का है, जो कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, 9। तो वापस वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे आया था। तो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग भी चेक कर लिया मैंने आपका। ठीक है, काउंटिंग स्किल चेक करी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक किया, ठीक है, एवरेजेस का बेसिक कंसेप्ट चेक किया, एक्ट ऑफ बैलेंसिंग चेक करी। अगले क्वेश्चन में एलिगेशन करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, एलिगेशन कैसे करोगे, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ बॉयज, जब भी रेशियो पूछा जाए, है ना, ऑफ द बॉयज या नंबर ऑफ बॉयज पूछा जाए, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जाए, तब द बेस्ट मेथड इज एलिगेशन। ठीक है, इफ द ओवरऑल मार्क्स अवॉर्डेड बाय सूर्यांश इन बेस्ट ड्रेस, तो सूर्यांश इन बेस्ट ड्रेस मतलब इन दोनों वैल्यूज को उठाना है ना। सो सूर्यांश इन बेस्ट ड्रेस कितना हो गया, 23 और 35। तो एक कोने में लिखोगे 23, एक कोने में लिखोगे 35, बीचों बीच लिख दोगे 26। 35 माइनस 26 करोगे तो हो जाएगा 9, 26 माइनस 23 करोगे तो हो जाएगा 3, और 9:3 का मतलब हो गया 3:1। तो वो मेरा बी ऑप्शन आंसर हो गया। एनी डाउट्स। आखिरी क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं। आखिरी क्वेश्चन अगेन वो जो चेक कराया मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ऑफ के बाद, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, फ्रॉम के बाद, बाय के बाद, एज के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हम उसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यूज देखो,
Average marks awarded by for the best dress in the boys category. Best dress boys category by Mona. Best dress boys category by Mona. ये वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 13 है. ठीक है. Is what percentage more or less than the average marks awarded by the best photography? A best photography in girls category by Sona. Best photography in the girls category by Sona. 25. So 25 minus 13 और लेस देन के बाद में जो नाउन आता है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, तो वो है 25. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? 12 और 12 4 जा 48. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. कोई डाउट? So these were the 5 questions. अब बताइए how difficult was the question? कितना डिफिकल्ट था बेटा क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन कैसा लगा? अटेम्प्ट किया या नहीं किया है? मतलब एग्जामिनेशन में नहीं, उसके बाद. हाँ ठीक है. टेबल वाला पार्ट, नॉट एट एग्जाम, डिडंट नो द फॉर्मूला. हाँ तो बेटा फॉर्मूले तो फिर याद रखना ही है ना. वो इसकी एक्सक्यूज तो ना दिया दे सकते हो कि हमें फॉर्मूला याद नहीं था, नहीं तो हम कर लेते क्वेश्चन. बट मोर देन द फॉर्मूला, ओके, मोर देन द फॉर्मूला द लॉजिक वाज इंपॉर्टेंट. ठीक है. जिन लोगों को फॉर्मूले शायद पता भी होंगे, वो अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे आप तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा. तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट अ स्मॉल इमेज जहां पे ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी से समझ में आए. तो this particular question talks about what? Mr. Pal scolded his son that he hasn't changed his tires since he bought his new car 8 years ago. ठीक है. Paint the 5 tires only on its outer surface, which each tire having a width of 20 सेंटीमीटर. तो अगर आप विजुलाइज करो बेटा कि ये अगर मेरा एक टायर है, ठीक है, ये मेरा एक टायर है, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, जिसकी विड्थ 20 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है. अब उस टायर की एक इनर, अब उस टायर की एक होगी इनर रेडियस जो हॉलो होगी. जो इनर रेडियस वाला जो पोर्शन है वो तो हॉलो होता है ना टायर का. रबर, रबर तो ये वाले पोर्शन में होता है ना टायर के, और यहाँ पे पूरी बॉडी में होता है रबर. लेकिन जो एकदम बीचों बीच वाला पोर्शन होता है बेटा, वो कैसा होता है दिखने में? इट इज हॉलो. आर यू एबल टू विजुअलाइज द टायर नाउ? ठीक है. तो ये जो अंदर वाला रेडियस है ये 35 है, जो बाहर वाला रेडियस है वो 49 है. ठीक है. तो अंदर वाला 35 है, बाहर वाला 49 है. ठीक है. और विड्थ तो 20 है ही. ठीक है. तो फिर उसने क्या बोला? Post which he decides to make 2 chairs, one with 3 tires and the other with 2 tires. तो ये 3 टायर वाली हो गई और ये 2 टायर्स वाली हो गई. ठीक है. और the height of the cushion being 3 centimeter each for the 3 tire seat and 4 centimeter for each for the 2 tire seat. तो ये क्वेश्चंस इसमें इतने सिंपल थे अगर आप ये विजुलाइज कर चुके होते तो. ठीक है. कि अगर ये आपको पता है ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, सो कैन यू से दैट द टोटल विल बी 60 सेंटीमीटर 3 टायर वाला. एंड अगर ये 20 है एंड ये 20 है, तो यू कैन से दैट दिस वुड बी 40 सेंटीमीटर 2 टायर वाला, है ना. और जो 2 टायर वाले में हमें क्या करना है? ठीक है. द हाइट ऑफ द कुशन. अब कुशन किस तरीके से रखेंगे? बाय प्लेसिंग इन द हॉलो स्पेस. जो भी हॉलो स्पेस है, ये अब दिख रही है हॉलो स्पेस. ठीक है. इस हॉलो स्पेस का रेडियस कितना है? 35, है ना. तो उसमें अपन लोग ने क्या कर दिया? कुशन रख दिए. ठीक है. कुशन बीइंग 3 सेंटीमीटर ईच फॉर द 3 टायर. ठीक है. तो यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर के गैप में की हाइट वाले, मतलब 3-3 सेंटीमीटर की हाइट वाले कुशन रखे
और यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर की हाइट वाले क्वेश्चन रखे। तो 3-3 सेंटीमीटर की हाइट वाले क्वेश्चंस 60 सेंटीमीटर तक की हाइट में कितने आ जाएंगे बेटा? एक क्वेश्चन की हाइट है 3 सेंटीमीटर, टोटल हाइट बनानी है आपको 60 सेंटीमीटर। तो 3 3 3 करते करते कितने आप क्वेश्चंस रखोगे? 20। 20। 20। सो 20 सच क्वेश्चंस वुड बी केप्ट। और अगर 4-4 सेंटीमीटर की हाइट वाले आपको क्वेश्चंस रखने हैं और आपको हाइट बढ़ानी है 40 सेंटीमीटर की, तो आपको कितने क्वेश्चंस रखने होंगे? 10। 10। 10 क्वेश्चंस। अब इसके लिए तो आपको कोई रॉकेट साइंस या फिर कोई मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज नहीं पता होने चाहिए था ना। ये तो विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था, which was the second question. What is the ratio of the total number of questions required for the 3 tire and for the 2 tires? ठीक है, for the 3 tires 20 questions, for the 2 tires 10 questions, 2:1 आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरी गलती नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, आपकी गलती है कि आपने विजुअलाइज नहीं किया, है ना। यू शुड हैव विजुअलाइज्ड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, हाँ बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे, मैं मानता हूँ। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगना बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली यहाँ पे। लेकिन आखिरी में मैंने फिर भी आपकी हेल्प करी थी। ये लाइन में नहीं लिखता, कोई मुझे मना नहीं करता कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने आपकी हेल्प करी थी कि भैया बता, बोल देता हूं मैं अपनी तरफ से कि भैया सिलेंडर है। ठीक है, कि अब सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, दिस इज माय मतलब समथिंग गुड ऑन माय पार्ट। आप बिना इसके भी हम क्वेश्चन रख सकते थे। ठीक है, एनीवेज, if the cost of the most premium wool inside the question is 0.28 per centimeter cube and the cost of the best paint available is 0.25 per centimeter square. ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। तो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर टू पेंट द 5 टायर्स सेपरेटली? ठीक है, तो जब आप पेंट करोगे 5 टायर्स को बेटा, अभी तो ये सब हटा देते हैं, चलो अभी ये रखे देते हैं। जब आप एक टायर को पेंट करने में आ, देखो, जब एक सिलेंडर होता है या कोई भी 3D फिगर होता है तो उसमें दो चीजें होती है ब्रॉडली। एक होता है उसका वॉल्यूम और दूसरा होता है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया दो टाइप का होता है। एक होता है फ्लैट, जिसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा होता है घुमावदार, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। ठीक, तो मान लेते हैं ये एक टायर है। ठीक है, ये जो मेरी रिंग लाइट है ये एक टायर है। ठीक है, अब इस ऐसे ही कुछ टायर होता है, ये बीच का स्पेस हॉलो होगा। ठीक है, ये बाहर का रेडियस बड़ा होगा, ये अंदर वाला रेडियस छोटा होगा। ठीक है, अब जो घुमावदार एरिया है, जब इसको मेरे को पेंट करना होगा ना, इसके बॉर्डर्स को, तो मैं कहाँ कहाँ पेंट करूंगा बेटा? मैं इसके ये इसका कर्वेचर वाला जहां पे घुमावदार एरिया है वहां पेंट करूंगा। मैं इसके आगे जो व्हाइट वाला है सर्कुलर एरिया, मैं वहां पेंट करूंगा। इसके पीछे वाला जो ब्लैक वाला एरिया है मैं उसको पेंट करूंगा। तो जब मैं इसको पेंट कर रहा हूं तो मैं लैटरल मतलब फ्लैट एरिया को पेंट कर रहा हूं। जब मैं यहां पेंट कर रहा हूं तब भी मैं फ्लैट एरिया को पेंट कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इसके कोनों को पेंट कर रहा हूं तो मैं कर्व्ड एरिया को पेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? मतलब सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी पाई आर स्क्वायर ही हो गया, आगे और पीछे। ऊपर वाला देखो पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड वाला जो एरिया होता है दैट इज सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर विच इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, कितनी हाइट तक हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग अ सिलेंडर। ठीक है, आप जिस आपके घर में अगर बॉटल रखी हुई है कोई, ठीक है, तो उस बॉटल को भी आप देखोगे तो वो कैसी होगी? इट वुड बी
अ काइंड ऑफ अ सिलेंडर ओनली जनरली, ठीक है, थोड़ा सा अलग भी होती है डिजाइन, लेकिन हाँ जनरली। तो जब हम इसको पेंट कर रहे होंगे टायर को, तो अब एक चीज इसमें, इस वाले हॉलो सरफेस से आपको समझ में आएगी, इसमें जो पेंट हो रहा है वो ये जो बीच में खाली स्पेस है, यहाँ पे मैं पेंट करूंगा क्या? ठीक है, ये जो बीच वाला स्पेस है, क्या यहाँ पे तो मैं पेंट करूंगा नहीं, मैं कहाँ पेंट करूंगा? सिर्फ इस वाले मोटे पोर्शन में, है ना। सो हाउ टू डिसाइफर व्हाट इज दैट एरिया? तो वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एक तरफ और दूसरी तरफ भी सेम, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको, ठीक है। पहले निकालो पूरा पूरा बाहर वाले का एरिया, बाहर वाले पूरे का एरिया वो निकालो, फिर अंदर वाले छोटे वाले का एरिया निकालो। बाहर वाले बड़े वाले एरिया से जब अंदर वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो उसके बीच का एरिया निकल आएगा, विच वुड बी पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ होगा इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 पाई। अच्छा ये बताओ, जो कर्व्ड वाला एरिया होगा वो कौन सा वाला पेंट होगा? उसमें छोटा वाला रेडियस काउंट होगा या बड़ा वाला रेडियस काउंट होगा? बड़ा वाला। उसमें सिर्फ बड़ा बाहर, वाला। हाँ सिर्फ बाहर वाले एरिया में पेंट हो रहा है ना, ठीक है। आपको पता होगा ना टायर कैसा होता है, उसके अंदर वाला सरफेस में थोड़ी ना कुछ वो होता है, वो तो हॉलो होता है वहां से भी, है ना। इसलिए 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, एच इज वॉट 20 सेंटीमीटर, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं 2 पाई को कॉमन ले जाऊं तो ये हो जाएगा कितना, कैपिटल आर कितना है 49, दैट वुड बी 49 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना है 35, तो ये जाएगा 35 का स्क्वायर, और प्लस 2 पाई के साथ में कॉमन ले गए तो ये जाएगा 2 पाई तो चला ही गया था, आर आर कितना है, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर 49, और एच कितना है 20, ठीक है। तो जाएगा 2 पाई या 2 × 22 अपॉन 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, यस सर। that would be what, 49 plus 35, that would be 84, and 49 minus 35, that would be 14, plus 2 into 22/7, चलो अंदर ले ही जाओ, 49 into 20 अलग से करना है, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 2 जा हो गया, ठीक है। सर कार का टायर हॉलो थोड़ी होता है, कार का टायर बेटा हॉलो नहीं होता है, लेकिन कार का टायर दिखने में तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसका जो बीच में, जब टायर कभी निकाल के देखा है आपने, उसमें बीच में जो जो स्पोक्स आप देखते हो वो टायर का पार्ट नहीं होते, ठीक है ना। गूगल करना, टायर समझ जाओगे आप। ये देखो भैया टायर ऐसे होते हैं, ऐसा होता है टायर, ठीक है। ये जो अंदर वाला फेस है वो खाली होगा, ये अंदर वाला फेस खाली होगा, ये अंदर वाला फेस खाली होगा, क्लियर, ठीक है। तो अगर ये आपका, अगर ये वाला पार्ट आपका 35 है और ये बाहर तक का पार्ट 49 है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे पेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट वुड बी द आपका लैटरल वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पूरा लैटरल पार्ट होगा, लैटरल पार्ट का कैसे निकालोगे, बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर करो, अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर करो, दोनों में जो बचा हुआ है वो आपका डिफरेंस वाला निकल आएगा, दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो एक टायर का आएगा ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक टायर का एरिया आएगा, ठीक है। सो 2 × 2 4, है ना, 4 या क्या, एक काम करते हैं 22 में से 11 बाहर निकाल देते हैं, तो जाएगा 2 × 2 4 2 जा 8, 8 × 84, तो जाएगा 11 × 8 4 जा 32, 8 64, 64 + 3 67,
इसको सॉल्व कैसे करोगे? 2 लिखो, 7 + 2 9, 6 + 7 13, 1 कैरी, 6 + 1 7। 11 से मल्टीप्लाई करने के फायदे, ठीक है? पढ़ाया था 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका। पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करो, मतलब यूनिट लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो, 2 लिख दिया। फिर करो पेयर ऑफ 2, 7 और 2 9 लिख दिया। फिर करो अगला पेयर ऑफ 2, 6 + 7 13, 1 कैरी। फिर कर दो 1 + 6 7, ठीक है? प्लस 2 × 2 4, 4 2 8, 8 7 56। अब यहाँ पे करना है 56 × 11, वो कितना हो जाएगा? 5 लिखो, 6 लिखो, और 5 और 6 11, 11 मतलब 616, और एक जीरो तो लगना ही है, तो 6160। तो 6160 और 7392, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक टायर का एरिया आएगा 6 और 9 15, 3 4 1 5, 13552, ठीक है? एक टायर की पेंटिंग कॉस्ट कितनी आएगी? क्योंकि पेंटिंग कॉस्ट इज 0.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4, है ना? तो एक टायर की कॉस्ट कितनी होगी? 4 तिया 12, फिर से 4 तिया 12, और 35 बचे, 4 अट्ठे 52, सॉरी 32, 32, फिर से 32, तो 3388। सो 3388 हो गया एक टायर को पेंट करने की कॉस्ट। सो 3388 एक टायर की कॉस्ट है, तो 5 टायर की कॉस्ट कितनी होगी? 5 8 40, 5 8 40 + 4 44, 5 तिया 15, 15 4 19, 5 तिया 15, 15 और 1 6, 16,940 रुपए। सी ऑप्शन। बेटा 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैंने आपको। 5 लिखो, 6 लिखो, और बीच में लिख दो 5 + 6 11। अब 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, तो इसका आंसर 616 होगा। अगर 11 को आपको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो? 4 लिखो, फिर पीछे से शुरू करते हुए दो दो का पेयर लेते जाओ, तो 4 + 3 7, 5 + 3 8, 5 + 2 7, है ना? 7 + 2 9, आखिरी में 7 बचा, तो 7 + 0 7। ये आंसर होगा आपका। यस, इट वाज हाईली कैलकुलेटिव, यस इट वाज, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन फिलिंग द वूल इन द कुशन इन बोथ द सीट्स? ठीक है। तो बेटा जब वूल आप कुशन में जब फिल करोगे तो यू कैन थिंक यहाँ पे वॉल्यूम यूज होगी या सरफेस एरिया यूज होगा? वॉल्यूम। यस, तो यहाँ पे वॉल्यूम यूज होगा। एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है उसका वॉल्यूम, ये जो बीच वाली स्पेस, जो खाली स्पेस है, वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। वॉल्यूम यूज होगा, एंड वॉल्यूम में भी कौन सा रेडियस यूज होगा बेटा? स्मॉलर वाला। इनर रेडियस। इनर यूज होगा, है ना? वहां पे अब क्या यूज होगा? इनर वाला स्पेस यूज होगा, ठीक है? इनर वाला विल बी 35, है ना? तो दैट वुड बी पाई r² h। h कितना है? 20 सेंटीमीटर है बेटा एक का, है ना? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, आप 2 का अलग निकालो, फिर 3 का अलग निकालो, आप पूरे 100 का एक साथ निकाल दो, क्योंकि 20 20 20 20 20 5 टायर्स ही तो है, तो स्पेस तो उतनी है ना, तो 100 का एक साथ निकाल दो। ये पार्ट तो हाईली कैलकुलेटिव नहीं होगा आपका, है ना? 5 × 2 करो 10, 100 को 1000 बनाओ, ये हो जाएगा 11 × 35 बचा, 3 लिखो, 5 लिखो, बीच में 8 लिख दो, ठीक है? इंटू 0.28। मैंने क्या किया? 22 को मनी मन 2 × 11 लिख दिया, तो 5 × 2 10, तो 10 यहाँ पे ऐड होके एक और जीरो बना दिया, बचा क्या? 11 और 35, वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इसको 0.28 करना है, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है? 3850 × 28 मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्या आंसर आ रहा है बेटा? 3850 मल्टीप्लाइड बाय 28, 107800, बी ऑप्शन। What is the total cost involved in making the smaller tire?
smaller seat using 2 tires inclusive of both painting and cushioning. Assume that the painting is done before and then the seat is prepared. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन 10 ज्यादा अच्छा है. क्वेश्चन 9 जो है वो बेसिकली आपके उस कंसेप्ट को चेक कर रहा है कि आपको वो चीज क्लिक कर रही है नहीं कर रही है, मतलब बिना उसके भी कर लोगे. उसने क्या बोला है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, पेंटिंग अगर पहले ही करी गई है ना, इन मेकिंग द स्मॉलर सीट यूजिंग द 2 टायर्स. ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट बेटा 5 टायर्स की? 16,940 निकाल चुके हो ना, है ना, या फिर एक टायर की 3,388 निकाल चुके हो ना, है ना. तो अगर पेंटिंग पहले करी गई है फिर उसके बाद उसको सीट बनाई गई है, सो 3,388 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि एक टायर की कॉस्ट 3,388 होगी, तो 2 टायर की कॉस्ट इसका डबल ही तो होगी बस. सो 8 टू द 16, 8 टू द 16 प्लस 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7. तो ये तो आना ही है. ठीक है, अगर आप ये याद नहीं रख पाते हो 3,388 वाला पार्ट जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो 5 टायर का आंसर तो आप निकाल ही चुके थे ना. अब आपको स्मॉलर सीट मतलब जिसमें 2 टायर है उसका निकालना है. तो 5 में ऐसा क्या करें कि 2 हो जाए, इट वुड बी 2/5. तो 16,940 में भी आप 2/5 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, नीचे इंटू 2 ऊपर इंटू 2 कर दो, तो हो जाएगा 4 0 0, 4 चौक 16, 4 नम्मा 36 और 1 37, 3 कैरी, 4 छिंग 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 और 2 6 अपॉन 10 करना था तो 6776 आ गया दोनों तरीकों से. तो ये तो पेंटिंग की कॉस्ट आई है. ठीक है, वुल वाली कॉस्ट यहां से उठा लो. 107800 वाली कॉस्ट आपकी आई थी 5 टायर्स की. तो बताओ 2 टायर की कॉस्ट क्या होगी? पूरा सॉल्व थोड़ी ना करवा रहा हूं मैं आपसे. तो 107800 को आप मल्टीप्लाई कर दो बाय 2/5, फिर से इंटू 2. ठीक है, तो 4 0 4 0 8 4 32, 3 कैरी, 4 7 32, 32 प्लस 3 35, 3 कैरी, है ना, एंड 4 1 4, है ना, अपॉन 10. सो 43,520 आपकी कुशनिंग की कॉस्ट और 6,776 आपकी उसकी पेंटिंग की कॉस्ट. 6 7 और 2 9, 5 7 12, 9 और 1 10. कुछ गलती करिए क्या? 107800 था, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करोगे तो 43120 आएगा बेटा. कुछ गलती करी थी, 43120 आएगा. तो 7 और 1 8 होगा, ये 9 हो जाएगा. 49896 ए ऑप्शन विल बी योर आंसर. हाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा, दिस वाज अ कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन. तो आपको ऐसे क्वेश्चन लेकिन आ सकते हैं ना, हम तो उसकी तैयारी लेके चल रहे हैं ना. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. इफ द सीट्स इज फर्स्ट स्टेज टुगेदर एंड पोस्ट दैट द पेंटिंग ऑफ द सीट इज डन in the overall exposed area, then find out the overall expenditure in painting the 5 tires. अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो क्या होगा बेटा, जब आप ये सॉल्व कर रहे हो फॉर 1 टायर, इसमें जो 2πRH मतलब जो कर्व्ड वाला एरिया है, जो कर्व्ड वाला एरिया है 6160, ये तो पेंट होना ही है. ठीक है, तो 6160 जो कर्व्ड वाला एरिया है वो तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना ही है. लेकिन जो आपका लैटरल वाला एरिया है वो इंस्टेड ऑफ 5 टाइम्स इट वुड गेट एडेड ओनली 4 टाइम्स. क्यों? क्योंकि लैटरल एरिया कहाँ कहाँ आएगा बेटा, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, जो अभी दिख नहीं रहा लेकिन इसके नीचे वाला. ठीक है, ये ऊपर वाला और इसके नीचे वाला. तो ये कितनी बार ऐड होगा? ये πr² will get added only 4 times. ठीक है, तो आपको पाई r² माइनस r² सिर्फ 4 बार मल्टीप्लाई करना था. आप ऑलरेडी 2π वाला कर चुके हो. सो 2π वाले का आंसर 7392 था. तो आप 7392 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे
और फिर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी ये वाला जो पार्ट है 6160 इंटू 5, 6160 क्या आया था हमारा, हाँ ठीक है, ये सरफेस एरिया ही तो है। ये अपन का जो सरफेस एरिया है वो मल्टीप्लाई होगा 0.25 से, और जो कुशनिंग वाला एरिया है वो तो इन एनीवेज, अच्छा कुशनिंग तो कराना ही है, पेंटिंग ही कराना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनसे ऐड करो एंड यू विल गेट योर आंसर। 500, 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5, 5 प्लस 3 8, 5 6 30, सो 30,800। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और 7 दूनी 14, 4 8 15 5 4, 45584, ठीक है। 45584 is the area multiplied by 0.25. 0.25 is what, 1/4. तो that would be 1 1 15 बचा, 4 3s are 12, 38 बचा, 9 and 6, ठीक है। 11396 D option will become my answer. Understood? ठीक है। So I think it was an awakening for most of you, जहाँ जो लोग ने menstruation छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। At the same time अगर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अप्रोच करना था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि 2020 में भी बेटा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आया था जहां पर उन्होंने चेयर बनवाई थी, ठीक है। तो ये मत मानना कि ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। एंड कैलकुलेशन टाइम से क्वेश्चन आपने XYZ मल्टीपल कोचिंग्स में आप मटेरियल लगा चुके होंगे, मल्टीपल जगहों पे आपने कैलकुलेशन टाइम से क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये भी नहीं बोल सकते कि वैसे क्वेश्चंस आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कौन सा बेटा, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो कैलकुलेशन इंटेंसिव था, यहाँ पे सिर्फ स्केलेटन बनाना आपका काम था, ठीक है। क्लैट में आएगा बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन, तो आपको डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम बचा है, ठीक है। एंड अगर टाइम आपका कम बचा है तो आप ये एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी लगाओ, और कम से कम ये वाला क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन तो जरूर लगा के आना चाहिए था, जस्ट बाय विजुअलाइजिंग। बाकी समय तो कैलकुलेशन है, इसमें तो सिर्फ विजुअलाइजिंग है, राइट। सो दैट वुड बी ऑल। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, उसके आगे का जो भी रिवीजन वाला काम कर रहे हैं वो लोग हम करेंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा? एनी डाउट्स? यस, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। आफ्टर परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप एंड डिस्काउंट, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन इज ओवर, तब वेरिएशन के कंसेप्ट पे हम तब जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।